फ्रेंड्स, आज बात करते हैं रेनो काइगर के बारे में। बहुत ही अंडररेटेड कार है। अच्छी गाड़ी है बट रेनो इसे ज़्यादा बेच नहीं पा रही है। एक समय था जब 2,500 साढ़े 3,000 तक भी ये गाड़ी गई है सेल्स चार्ट्स में, लेकिन उसके बाद से हाल फिलहाल में ये 1,500 भी मुश्किल से बेच पा रहे हैं ये रेनो। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है रेनो पे कि अगर कंपनी बंद हो जाए या ज़्यादा मॉडल इनके हैं नहीं या ज़्यादा मॉडल उतार नहीं रहे हैं मार्केट में, और जो फॉरेन में और बाहर जितना रेनो का दबदबा है, जितना चलता है, जितनी गाड़ियाँ चलती हैं इंडिया में, ये लोग उतारते नहीं हैं, इतना लाते नहीं, ओल्ड मॉडल्स लाते हैं। तो ये सब इश्यूज़ है। और चूँकि सर्विस और ये सब का भी फिर डाउट रहता है कि आफ्टर सेल सर्विस कैसा मिलेगा, तो इस चक्कर में आई थिंक ये गाड़ी इतनी नहीं बिक रही है। एक रीज़न हो सकता है, बट देयर आर अदर रीजन्स ऑल्सो। या तो उसका इमेज फैक्टर है, या तो देयर मे बी सम अदर रीज़न वी डोंट नो ऑफ। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही सरप्राइजिंग है कि एक अच्छी गाड़ी चल नहीं रही। उसकी जो मैग्नाइट है, डिस्पाइट निसान का तो और ज़्यादा उसका लैक ऑफ सर्विस स्टेशंस और वो सब और ज़्यादा है। और लेकिन मैंने शोरूम्स विज़िट किए तो उनका जो अप्रोच है वो भी ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है जितना रेनो का है। इसके बावजूद मैग्नाइट 3,000 के आसपास तक बेच ले, 2,500-3,000 के बीच में बेच ले रही है आज भी। तो मैग्नाइट कहीं ज़्यादा दिख रही है रेनो से, काइगर से, अगेन फॉर वट एवर रीज़न, क्योंकि काइगर में 4 एयरबैग्स हैं जो मैग्नाइट में नहीं है। स्टिल इट इज़ सेलिंग मोर। तो अगर आपको रीज़न इसके बारे में कुछ जानकारी हो, अगर वाई इट इज़ नॉट सेलिंग, तो आप ज़रूर बताना। लेकिन अब आते हैं गाड़ी पर। द प्रोडक्ट इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट, और उसमें आई डाउट कि कोई ऐसी चीज़ है जो आज की गाड़ियों में है और जो चीज़ काइगर में अवेलेबल नहीं है एट दिस प्राइस पॉइंट। सबसे बड़ी बात है कि रेनो ने अंडरकट किया है काफ़ी सारे गाड़ियों को उस रेंज में, और अंडरकट करके द प्राइस दे हैव प्लेस्ड इट इन द प्राइस ब्रैकेट, जो 6-6.5 के आसपास से स्टार्ट होके जो 10-10.5 के बीच में वो आ जाती है मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स। ये एक उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और उसको कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पाई रेनो, अगेन दैट इज़ अ मिस्ट्री। बिकॉज द प्राइस पॉइंट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं अवेलेबल करा रही है आपको। यू गेट ऑल द फैसिलिटीज़ विच यू गेट इन कार्स विच आर अराउंड 12 लाख, 13 लाख ऑल्सो, 14 लाख ऑल्सो। और कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो हायर इससे जो हायर ऊपर की गाड़ियाँ हैं उसमें भी नहीं है। तो इसलिए शायद सनरूफ अगर हटा दें हम, सनरूफ नहीं है काइगर में, सनरूफ के अलावा सब कुछ है। तो अगेन मैग्नाइट में भी सनरूफ नहीं है, बट इट इज सेलिंग वेल। एक वजह हो सकता है कि जो लुक्स है, सम पीपल जिनसे मैंने बात करी उनका ये कहना है कि लुक्स आर नॉट वेरी ग्रेट एंड इट लुक्स लाइक ए हैचबैक ऑन स्टिल्ट्स, कि हैचबैक का ही एक थोड़ा लाइक ऊपर ऊंचा किया हुआ है, बस कोई खास लुक्स नहीं है, मतलब लुक्स पर लोगों को पसंद नहीं है। मैग्नाइट थोड़ा चूंकि स्क्वेरिश है, बॉक्सी है उसका डिज़ाइन, तो थोड़ा एसयूवीश लगता है कंपेयर टू द काइगर। काइगर ज़्यादा थोड़ा जो हैचबैक है उसका थोड़ा एक वर्जन समझता है कई एंगल से। और चूंकि क्विड से बहुत उसकी सिमिलैरिटी है, उसका जो फ्रंट फेसिया है लुक्स क्वाइट लाइक क्विड, तो दैट कैन बी वन रीज़न कि लोगों को समझ में नहीं आता रास्ते में कि ये क्विड है या टाइगर है। तो अगर आप क्विड से दुगना पैसा दे रहे हो ऑलमोस्ट, और उसके बाद आपको अगर कुछ ऐसा नहीं मिले जो कि थोड़ा अलग दिखे और थोड़ा सा ज़्यादा अप मार्केट लगे, या क्योंकि क्विड का भी इन्होंने इतना अच्छा उसका फेसिया फ्रंट से बनाया है कि फ्रॉम ए डिस्टेंस तो वो भी अप मार्केट और अच्छी गाड़ी लगती है देखने में, और क्विड बिक भी रही है अच्छी। तो काइगर का कहीं ना कहीं डिज़ाइन सिम्बलेंस जो है इतना ज़्यादा है, थोड़ा सा वो अगर फ्रंट ग्रिल चेंज कर देते या कुछ ऐसा करते कि थोड़ा सा हटके लगता तो और अच्छा लगता। जैसे i20 का i20 एक्टिव बना दिया था या पुंटो अबार्थ बना दिया था, तो ऐसा लग रहा है कि क्विड को ही थोड़ा सा उसको रिफर्बिश करके और उसको थोड़ा सा मसल ऐड करके उसको एसयूवी का वो दिया गया, एक नाम देने के लिए उसको एसयूवी बनाने के लिए क्विड को ही बना दिया गया एसयूवी। तो सॉर्ट ऑफ ऐसी एक फीलिंग आती है, तो दैट मे बी वन रीज़न। अदरवाइज इंजन मैं बता रहा हूँ, मस्त इंजन है, आई हैव ड्रिवन इट,
और जो टर्बो इंजन है स्पेशली, कोई टर्बो लैग वैग की बात नहीं होती है। जो कहते हैं कि लैग कुछ इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप कब 1500 और 2000 आरपीएम के बीच आप कब पहुंच जाते हो आप कुछ नहीं ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो नॉर्मल ड्राइविंग में, नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में, नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्राइविंग में या हाईवे पे या सिटी में इतना आपको समझ में नहीं आएगा, स्पेशली जब आप 2-3 लोग हैं और कंफर्टेबली आप क्रूज कर रहे हैं और ज़्यादा सामान, मतलब फुल्ली लोडेड नहीं है गाड़ी, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एंड इट इज़ क्वाइट पेपी इंजन जैसे कहते हैं, एटलीस्ट पिकअप के मामले में। और अगर पिकअप की बात करें, अगर नॉन टर्बो वाला जो है, काफ़ी कम रिव्यूज़ मिलते हैं नॉन टर्बो वाले का, अगर हम नॉन टर्बो वाले की बात करें तो उसका भी पिकअप ज़बरदस्त है। आप यकीन मानिए, मैंने नॉन टर्बो भी चलाया और कब 60-70 पहुंच गया कुछ समझ में ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला। और उसका जो गियर बॉक्स है, जो ऑटोमेटिक गियर वाला जो है वर्जन उसका, वो भी अच्छा है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट आई एम नॉट ए वेरी बिग फैन ऑफ ऑटोमेटिक गियर्स, मुझे खुद शिफ्ट करना अच्छा लगता है मैनुअल। तो मैंने वही सजेस्ट करूँगा कि फ्लैप ड्राइविंग, इफ यू लाइक ड्राइविंग, और अगर आप कोई ऐसा कोई आप में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप फालतू स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप टर्बो भी ले सकते हैं, नॉन टर्बो भी ले सकते हैं। नॉन टर्बो आपको थोड़ा स्ट्रेन ज़रूर पड़ेगा, थोड़ा आपको फील होगा कि हाँ खींचने में थोड़ी सी, वो भी हायर रेंज में, नॉट इन लोअर रेंज। ऐसे नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ये आपने बहुत जगह सुना होगा। ऑन द हाईवे फुल लोडेड, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेन जरूर पड़ेगा, तो भी 100-110 तक वो आराम से खींच लेगी, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। और प्राइस पॉइंट बहुत कम है उसका। जो नॉन टर्बो वर्जन है उसका तो टॉप मॉडल ही शायद 8 के आसपास में वो निपट जाता है। तो आप वो भी ऑप्शन, अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ जो टर्बो में है सारा नॉन टर्बो में है, ऐसी कोई उसमें कमी आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ लोगों का थोड़ा सा डर है कि पिकअप या उसका जो ग्रंट है, हायर एंड ग्रंट है, वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन ये यकीन मानिए, आप एक नॉर्मल ड्राइवर हैं, अगर यू नॉट ए ड्राइविंग एंथुजियास्ट और आप नॉर्मल सिटी कम्यूट करते हैं या इवन इंटर सिटी भी अगर आप कम्यूट करते हैं, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि नॉर्मली हम 100-110 के ही स्पीड में जाते हैं, और इतने ही होना भी चाहिए। इनसे स्पीड करने का कोई मतलब नहीं है, हमारे रोड्स आर नॉट सुटेबल फॉर दैट। और टर्बो अगर लेंगे तो आप 170-160 आराम से पहुंचेंगे, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं फील होता है। 150 के बाद थोड़ा ज़रूर नॉइज़, उसका टायर नॉइज़, विंड नॉइज़, इंजन नॉइज़ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो अक्सर ज़्यादातर गाड़ियों में होती है। जो 140 के बाद आप कोई भी गाड़ी आप चला लो तो उसमें थोड़ा तो स्ट्रेन पड़ेगा ही, उसमें आवाज़ आएगी इंजन की। बट हाँ थोड़ा सा पिकअप अच्छा है ज़रूर उसका, टर्बो वाले का। और बाकी और कोई इशू नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं लगी। कमी मुझे कहाँ लगी, स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं। आप जानते हैं कि इट इज़ अ बिग बूट, लोडिंग लिप थोड़ी हाई है, इसके लिए कहा गया, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। मैं लगेज लग करके उसके अंदर डाला था, तो इट वाज नॉट एन इशू। और बाकी आपका जो है, जो बैठने का सीटिंग कंफर्ट वगैरह, थोड़ा सा यहाँ मुझे कमी लगी। मैग्नेट में भी मुझे कोई खास नहीं लगा। मेरे पास बलेनो है, तो बलेनो की सीट्स की जो चौड़ाई है और जो कंफर्ट है, और मारुति की इन जनरल भी, आर्टिगा वगैरह में भी, यू सिट तो यू फील इट लाइक यू आर सिटिंग ऑन ए कार विच इज नॉच अबव योर प्राइस बैंड। बिकॉज यहाँ पर रेनो को इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज द सीट्स आर नॉट वेरी, आई वोंट से नॉट वेरी कंफर्टेबल। कंफर्ट तो ठीक है, कुशनिंग थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, थाई सपोर्ट और अच्छा होना चाहिए था, अंडर थाई स्पेस जो रहता है, अंडर थाई सपोर्ट जो रहता है वो थोड़ा सा कम है, पीछे भी आगे भी, अनफॉर्चुनेटली आगे भी, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों में जहाँ पीछे कमी रहती है आगे ठीक रहता है। लेकिन आगे अगर आप टॉल ड्राइवर हो, जैसे मैं 6 फुट का हूँ अप्रोक्सीमेटली, तो टॉल ड्राइवर के लिए मुझे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन सीट स्क्वाप जो है और थोड़ा सा एक्सटेंडेड अगर 2 इंच होता तो वो तो बहुत अच्छा लगता चलाने में। और गाड़ी में एक सीट का एक इशू मुझे लगा, क्योंकि पीछे का भी क्या है, रिक्लाइन एंगल वगैरह तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। सीट फैब्रिक इज़ नॉट वेरी अप मार्केट, वेरी गुड नहीं है, थोड़ा सा फ्लिम्जी फील होता है। और जो थाई, अंडर थाई सपोर्ट है, वो टॉल लोगों के लिए, आप 5'10" या उससे ऊपर है तो इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू, नॉट ए रियली प्रॉब्लम फॉर यू, बट इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, नॉट वेरी कन्वीनियंट। वो थोड़ा सा बढ़ा सकते थे 2 इंच पीछे भी, क्योंकि पीछे लेग स्पेस काफ़ी है, बहुत है, एम्पल है, उस थोड़ा सा कम कर सकते थे। और बाकी फैसिलिटीज़ जैसे मैंने बताया, सारा फैसिलिटीज़ उसमें जो सारी फैसिलिटीज़ हैं एक उस रेंज की गाड़ी में या हायर रेंज की गाड़ी में आती है, सारे कुछ है। जैसे रियर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स, रियर एसी वेंट्स, 4 एयरबैग्स हैं ही मैंने बताया। और अंदर भी क्या है कि बैठने में आप एक फील करते हैं कि यू आर सिटिंग इनसाइड ए सिक्योर्ड प्लेस। वो मारुति वाली फील नहीं आती है कि थोड़ा जैसे आपको लगता है कि एकदम आप रोड के साथ ही चिपक रहे हो, या एकदम आपका उतना गैप बिटवीन द पिलर्स, जो सी पिलर है और जो ए पिलर है, और उसका जो फ्रंट बोनेट है, बोनेट थोड़ा सा दिखता भी है इफ़ यू आर टॉल, तो एक सिक्योर्ड फीलिंग आती है। अंदर का जो उसका जो
बिल्ड क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, बहुत ही अच्छा है रेनो का। अगर आप और उस रेंज की बाकी कंपनी की गाड़ियों से कंपेयर करते हो, या तो ऑन पार है या तो बेटर है। और हाँ, ये सब अलग बात है कि कहीं प्लास्टिक फील आता है, कुछ लोग कहते हैं कि प्लास्टिक की फील है, कुछ लोग कहते हैं कि और थोड़ा सा जैसे, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा। और इससे अच्छा कुछ ज़्यादा अंतर किसी दूसरे गाड़ी में भी आप जाते हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, उसका प्लास्टिक क्वालिटी वैसे ही रहेगा। बट अदरवाइज क्या है कि यू फील गुड, यू फील सिक्योर्ड, यू फील गुड। ऊंचा है थोड़ा डैशबोर्ड, थोड़ा सा जो लोअर मतलब हाइट के जो लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, डैशबोर्ड थोड़ा सा ऊंचा है। बट अदरवाइज क्या है कि आपको बैठ के सिक्योर फील होता है, अच्छा फील होता है, यू फील लाइक यू सिटिंग इन ए बिग कार एंड ऑल दैट। लेकिन जो एक और कमी मुझे लगी, बाहर से द कार लुक्स नॉट वेरी स्टनिंग। शुरू में थोड़ा सा नॉवेल्टी वैल्यू था, लेकिन अब क्या होगा कि इट कैन बी लॉस्ट इन द क्राउड। और स्पेशली अगर आप टॉप मॉडल नहीं लेते हैं जिसमें वो जो लाइट्स, उसके जो एलईडी लाइट्स हैं वो नहीं अगर लेते हैं, तो लाइट्स भी जब नॉर्मल हो जाते हैं तो इट डजंट लुक दैट ग्रेट। जो एक और थोड़ा सा उसको एग्रेसिव बना सकते थे, और थोड़ा सा कुछ और उसमें डिजाइन एलिमेंट प्ले कर सकता था और रेनो, तो उससे उसका क्या होता, फेस वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे गाड़ी पीछे से थोड़ी उसका जो कुपे टाइप का है वो थोड़ी नीची लगती है मुझे। और एक्चुअली क्या है कि ये नेक्सॉन भी मुझे ज़्यादा हाइट नहीं है उसकी भी, नेक्सॉन के आसपास ही है इसकी भी हाइट। लेकिन नेक्सॉन का जो फ्रंट फेस है इतना एग्रेसिव है, और दूसरी बात है कि चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि दोनों से वो मेकअप हो जाता है। और इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, मैग्नाइट से भी शायद 2-3 मिलीमीटर कम है, 4 मिलीमीटर। और नॉर्मली भी आप देखने में भी आपको समझ में आता है कि इट्स अ बिट नैरो। अगर उसको 1800 मिलीमीटर तक ये लोग कर देते क्लोज टू द नेक्सॉन, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग हो जाता है। और इसका जो व्हील आर्चेस वगैरह हैं थोड़ा फ्लेयर्ड होते, थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए होते, ऐसे एग्रेसिव थोड़ा इसको बनाया जा सकता था। तो मुझे लगता है ये थोड़ा और सक्सेस हो सकता था। और अदरवाइज जैसे मैंने बताया, गाड़ी का पिकअप, माइलेज 20 के आसपास इसकी माइलेज है। पिकअप, माइलेज, फैसिलिटीज, आई मीन द गुडीज विच यू गेट इनसाइड द कार, आउटसाइड द कार, जो एलईडी। हाँ, एलईडी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों का ये इशू है, सवाल है कि हाँ थोड़ा सा जो है जो उसका जो पावर है लैंप्स के जो तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि मेरे पास जैसे मैंने बताया बलेनो है, उसका प्रोजेक्टर का थ्रो बहुत ज़बरदस्त है, और ये एलईडी प्रोजेक्टर का थ्रो इतना स्ट्रांग नहीं है। बिकॉज याद रखिए कि इसका जो हाई बीम है वो एक बल्ब से ही उसकी आती है, बाकी दो जो है बल्ब लो, वो जो ट्राई सेटअप जो है, बाकी दो बल्ब थोड़े लो बीम के लिए है, और एक ही बीम, तो एक बीम से इतना पावरफुल नहीं हो पाता है। तो उसमें थोड़ी सी कमी है। रेनो को ये भी इम्प्रूव करना चाहिए कि लाइट अगर इम्प्रूव कर दे, या जो कन्वेंशनल प्रोजेक्टर एलईडी होते हैं जो बाकी गाड़ी में वेन्यू वगैरह में है, वो अगर आप लगाते हैं तो इट विल वर्क। अब वेन्यू वगैरह क्या है कि वेन्यू जैसी गाड़ी है, ब्रीजा तो खैर अभी थोड़ी ऊंची और लंबी चौड़ी हो गई है। वेन्यू अगर कंपेयर करें टाइगर से, तो वेन्यू क्यों आगे, एक तो हुंडई का जो ट्रस्ट है और उसका जो सेल्स एंड सर्विस है वो तो है ही है, शोरूम वो तो छोड़ ही दीजिए। वेन्यू लुक्स लाइक ए प्रॉपर एसयूवी, छोटी एसयूवी हो लेकिन इट लुक्स लाइक ए प्रॉपर एसयूवी, क्योंकि वो बॉक्सी है। जैसे मैं बता, उसका डिज़ाइन ऐसा है, उसका बिल्टअप इस तरह से उसको किया गया है, उसका फेसिया वगैरह, कि वो एसयूवी एक बाकायदा एसयूवी जैसा, जो लो बजट पे, जो 10-11 लाख के बजट पे है, उनको एक एसयूवी मिल जा रहा है बाकायदा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आप एसयूवी तो ले रहे हो, लेकिन ज़्यादातर लोग यही समझेंगे कि आपने एक थोड़ी बड़ी हैचबैक ले ली है। तो यहाँ पे एक इमेज इशू है, और शायद इसलिए रेनो इतना क्लिक नहीं कर पाया जो होना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी बहुत वंडरफुल है, गाड़ी में हार्डली कोई ऐसा फ्लॉ है, हार्डली कोई ड्रॉबैक है, सस्पेंशन मस्त है, गाड़ी अच्छी, जो खबर रोड्स हैं और जो अंडुलेशंस हैं रोड पे कुछ नहीं समझ में आता है, बहुत प्लांटेड और कंफर्टेबल गाड़ी है। टायर अगर 210 कर देते तो और भी अच्छा रहता, 195 है, और हालांकि गाड़ी के साथ ही जेल कर रही है, लेकिन जैसे मैं बता रहा था थोड़े एग्रेसिव बनाने के लिए, जैसे नेक्सॉन का भी 210 है या 215 है, और वेन्यू की भी चौड़ी है व्हील्स, तो उससे क्या होता है कि स्टांस अच्छा हो जाता है गाड़ी का। तो ये सब अगर थोड़ी चीज़ों पर अगर वो काम करते रेनो वाले, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन ए ग्रेट सक्सेस विच दे आर मिसिंग आउट ऑन। अब टाइम हो गया है उनको एक नया वर्जन एटलीस्ट, या अपग्रेडेड वर्जन जो नेक्सॉन लाने वाली है, वैसा ये भी ले आते तो शायद फॉर्च्यून्स कुड हैव टर्न इन इट्स फेवर। तो आप बताइए व्हाट आर योर रीजंस, एंड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है
रेनो के साथ या रेनो की किसी दूसरी गाड़ी के साथ या रेनो काइगर के साथ अगर आपने चलाया हुआ या देखा हो या किसी के पास हो आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड्स के रिलेटिव्स में, और आपने चढ़ा हो, बैठा हो, घुमा हो, चलाया हो, तो ज़रूर फीडबैक अपना दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।